नमस्कार दोस्तों। इस चैप्टर में हम देखेंगे फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर ये फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? घर्षण क्या होता है? घर्षण एक प्रकार का बल होता है। क्या होता है? बल होता है जो हमेशा गति का विरोध करता है। मतलब कोई भी चले तो उसका टांग पर खींचने का काम करता है घर्षण। खींचने का काम नहीं, कहीं कहीं चलाता भी है। जैसे बर्फ़ पर घर्षण नहीं रहता है तो वहाँ कहाँ कोई चल पाता, फिसलते हैं लोग, जिस कारण ये गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण के कारण मशीनों में घिसावट होती है, हम चल पाते हैं। अगर घर्षण ना हो तो हम फिसलेंगे, रेंगेंगे सांप के अच्छू। लेकिन ये घर्षण के कारण ये होता है जो हम चल पाते हैं। घर्षण को कम करने के कई उपाय हैं। हाँ भाई, घर्षण को ख़त्म भी कर सकते हैं। नहीं, बहुत कम चांस रहता है। सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देते हैं। मतलब बदल सकते हैं एक पोजीशन को दूसरे पोजीशन में। सर्पी घर्षण मतलब जो सरकने वाला हो, किसी वस्तु को सरकने के कारण जो घर्षण होता है वह सर्पी घर्षण हो जाएगा। लोटनी घर्षण कोई वस्तु लुढ़क रहा हो, गेंद ही लुढ़क रहा है तो उसमें जो घर्षण लगेगा वह लोटनी घर्षण में बदल देते हैं। सतह पर पॉलिश कर सकते हैं। क्या होगा? पॉलिश कर सकते हैं। वस्तु कोई एक विशेष आकार प्रदान कर देती है। मतलब उसके शेप में परिवर्तन कर कर भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। लुब्रिकेंट का प्रयोग, लुब्रिकेंट मिला दें। एग्जाम्पल में देखें, ये थूक जो होता है, मोबिल होता है, गिरीस, तेल, ग्रेफाइट, ग्लिसरॉल, पाउडर, ये सब मिलाकर हम जो होता है ना लुब्रिकेंट का काम करते हैं। घर्षण तल के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। घर्षण तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह नहीं कि ये 5 एरिया है, 6 एरिया है, 7 एरिया है, इस पर निर्भर नहीं। यह तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि यहाँ घर्षण कितना है, यहाँ घर्षण कितना है, इस पर निर्भर करता है। एरिया पर डिपेंड नहीं करता, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कि मान लीजिए राजस्थान में वहाँ सैंड रहता है तो सैंड में अधिक घर्षण होगा। अब मान लीजिए सियाचिन में बर्फ़ है तो बर्फ़ में कम घर्षण रहता है। तो वहाँ पर यही है, डिपेंड करता है प्रकृति पर कैसे हम कैसे पोजीशन पर किसी जगह खड़े हैं। यदि तल उबड़ खाबड़ है तो घर्षण अधिक, जाहिर सी बात है। जहाँ गड्ढा वुड्ढा ज़्यादा रहेगा वहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, और जहाँ स्मूथ रहेगा वहाँ तो कम ही फ्रिक्शन होगा ना। बर्फ पर घर्षण कम होने के कारण चलना मुश्किल होता है। हाँ, वहाँ फिसलते हैं, देखे होंगे स्नोकिंग करते हुए आप बर्फ़ में देखेंगे। सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने के लिए बॉल वेविंग का प्रयोग करते हैं। मतलब जानते हैं ना, घर्षण को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। घर्षण का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। घर्षण यहाँ स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है पहले ये जान लीजिए। यदि कोई वस्तु स्थिर है, मतलब स्थिर अवस्था में, तो उसके कारण जो उस पोजीशन के कारण जो घर्षण लगेगा वह स्थैतिक घर्षण होगा। गति घर्षण, यदि कोई वस्तु गति कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके कारण जो घर्षण लगेगा ना भाई, वह गति घर्षण कहलाता है। अब गति घर्षण को हम दो प्रकार में बांट दिए हैं, दो भाग में। एक होता है सर्पी घर्षण और एक होता है लोटनी घर्षण। सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। क्या होता है सर्पी घर्षण? सर्पी घर्षण यह होता है जब कोई वस्तु सरकते हुए गति करती है। जैसे बोरा में अनाज रखकर हम खींचते हैं ना, तो उस बोरा में अनाज रखकर खींचते हैं तो वहाँ पर सर्पी घर्षण काम करता है। और लोटनी घर्षण क्या होता है? यदि कोई वस्तु लुढ़कते हुए गति करती है, जैसे हम गेंद को, बाल को लेकर ऐसे लुढ़का दिए फर्श पर, तो वहाँ वह गति कर रहा है लेकिन लुढ़कते हुए, तो वहाँ पर जो गति उत्पन्न होगा वो लोटनी घर्षण होगा। क्या होगा? लोटनी घर्षण होगा। जैसे कोई साइकिल का पहिया भी है, इसमें भी लोटनी घर्षण लगेगा, लेकिन जब ब्रेक मार देते हैं तो पहिया कहाँ गति करता है, वो सरकता है ना, तो वह सर्पी घर्षण में बदल देता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होगा? सबसे ज़्यादा घर्षण स्थैतिक घर्षण में होगा, फिर उसके बाद से सर्पी घर्षण में होगा, सरकेगा, फिर उसके बाद से लोटनी घर्षण होगा। लोटनी में बहुत कम लगेगा, ये जान लीजिए। घर्षण गुणांक, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ जो होता है डार्टली प्रोपोर्शनल टू
आर, जहाँ आर प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। घर्षण बल जो होता है प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे म्यू, जिसे हम घर्षण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं। इसे म्यू बराबर एफ बाई आर होता है। म्यू बराबर एफ बाई आर होता है। घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण में संबंध, हाँ रिलेशन है, यही घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध। ये एफ है और ये आर, इनके बीच में जो कोण होगा थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू होगा। क्या होगा? tan थीटा बराबर म्यू होगा। कह रहे हैं यहाँ पर अगर देखा जाए ये टी बराबर वी बाई म्यू जी। घर्षण गुणांक की स्थिति, घर्षण गुणांक की स्थिति में यदि किसी वस्तु के रुकने में लगाया गया समय यदि टी हो, उसका वेग v हो, तो टी इक्वल टू वी बाई म्यू जी होता है। ये न्यूमेरिकल है जो हम देखेंगे। घर्षण गुणांक की स्थिति में किसी वस्तु को रोकने से पहले तय की गई दूरी अगर यस हो तो उसका वेग v हो, तो हम यस इक्वल टू वी स्क्वायर अपन 2 म्यू जी निकालेंगे। सीमांत घर्षण क्या होता है? सीमांत घर्षण स्थिति घर्षण का वह अधिकतम मान जिसमें थोड़ा भी वृद्धि करने पर वस्तु चल पड़े। मतलब वह घर्षण का मान जिस पे हम उससे अधिक अगर बल लगा देना तो वह मोशन में आ जाए। स्थिति घर्षण से मान को काइनेटिक घर्षण में बदलने के लिए जस्ट स्थिति घर्षण की बाल लगाए गए बल ही सीमांत घर्षण बल कहलाता है। अब हम यहाँ पर साधारण मशीन कुछ देख लें। साधारण मशीन क्या होती है? सिंपल मशीन जिसे वैसी युक्ति जो हमारे कार्यों को आसान करे साधारण मशीन कहलाती है। वह साधारण मशीन नहीं, उसको मशीन ही कहते हैं। अब मशीन में आता है एक लीवर होता है जिसे हिंदी में उत्तोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तोलक। उत्तोलक एक प्रकार का साधारण मशीन ही होता है। इसमें आयास, आलम तथा भार होता है। तीन ही चीज होता है। इम्पॉर्ट होता है, आलम्ब और वेट। इफर्ट और प्रयास और वेट होता है। इफर्ट, फलक्रम और वेट होता है। बस इफर्ट क्या होता है? उत्तोलक को जिस स्थान से बल लगाया जाता है, मतलब लीवर को जिस स्थान से हम बल लगाते हैं उसे इफर्ट कहते हैं। भार क्या होता है? उत्तोलक जिस स्थान पर किसी वस्तु उठाती है उसे हम भार कहते हैं। आलम क्या होता है? उत्तोलक जिस स्थान से घुमाता है उस स्थान को हम आलम कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक फिगर में देख रहे हैं कि ये भार यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, आलम ये, और ये आयास जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लीवर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें आलम्ब बीच में होता है। क्या होता है? आलम्ब बीच में होता है, बाकी लोड और इफर्ट किनारे किनारे होता है। जैसे कैंची, कैंची जो होता है आलम्ब बीच में होता है, जो घुमाने वाला है ना कैंची बीच में होता है। इधर से हम फोर्स लगाते हैं और उधर वो काटता है, तो मतलब उस पर इफर्ट और लोड दोनों किनारे हो, बाकी फलक्रम जो है वह बीच में है। साइकिल का ब्रेक भी इसी पर है, हैंड पंप भी इसी पर है, तराजू भी इसी पर डिपेंड करता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। शीशो भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब शीशो का होता है जानते हैं? जो बचपन में बच्चे एक इधर और दोनों ओर बैठकर झूला झूलते थे, वही होता है शीशो झूला। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? इस उत्तोलक में भार बीच में होता है। इसमें भार जो होता है ना बीच में होता है। जैसे सरौता, सरौता देखते हैं ना पंडित लोग कसैली काटने के काम में लाते हैं। और कुंडा उठाने वाला गाड़ी, कूड़ा उठाने वाला, सॉरी कुंडा नहीं कूड़ा। नींबू निचोड़ने की मशीन, सब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। क्या? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। दरवाजा सब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें आयास बीच में होता है। क्या होता है? इफर्ट बीच में होता है। जो किसान का हल भी है
मानव का हाथ, चिमटा, ये सब तृतीय श्रेणी के आंदोलन में आते हैं। अब देखिए भार भुजा, भार तथा आलम के बीच की दूरी को भार भुजा कहते हैं। भार और भुजा के बीच की दूरी को भार भुजा कहते हैं। आयास भुजा, आयास भुजा, आयास तथा आलम के बीच की दूरी को, जो आयास आलम के बीच की दूरी को आयास भुजा कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? आयास भुजा तथा भार भुजा के अनुपात को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। आयास भुजा जितना अधिक रहेगा, यांत्रिक लाभ उतना ही अधिक रहेगा और कार्य करने में आसानी होगी। आयास भुजा जितना अधिक रहेगा, यांत्रिक लाभ उतना ही अधिक रहेगा और कार्य करने में आसानी होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू आयास भुजा बटे भार भुजा होता है।